आज अपने हैसियत के मुताबिक, चूँकि हम एक पार्टी के सियासी वर्कर हैं और इस पर फ़ख्र भी होता है कि एक ऐसे शख्सियत के बारे में भी बात कर लूँ जो 55 साल एक पार्टी के साथ मुंसलिक रहे, अपने नज़रिया और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, सियासत अपनी जगह पर, पार्टी अपनी जगह पर, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अलहाज ग़ुलाम अहमद बेलोर। पिछले दिनों 55 साल एक पार्टी से मुंसलिक होने के बाद और इस कौम व मुल्क की सियासत में एक बहुत अहम रोल उसका रहा है। तो मैं जितने भी यहाँ पे असम्बली में लोग बैठे हैं कि चूँकि उन्होंने हमारे सूबाई मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से यही गुजारिश करता हूँ कि हमने भी एक दिन इसी तरह सियासत से अलहदगी करनी होती है या फिर रिटायरमेंट लेनी होती है, लेकिन एक ऐसी तारीख़ कि अलहाज ग़ुलाम अहमद बेलोर ने बहुत दुख और बहुत मुश्किलात के साथ वक्त गुजारा। मैं इसमें कभी भी कमज़रफ़ी नहीं दिखाऊंगा कि 3 शुहदा, भाई, बेटे और भतीजे की लाशें उठाना और फिर बहुत ही इस्तिकामत के साथ अपनी सियासी खिदमत जारी रखना और 2-3 मरतबा वफाकी वज़ीर के सीट पर रहना और पूरे ख़ानदान को सियासत की, चूँकि उनको बहुत बड़ी सज़ा देना पड़ी। तो मैं, अगर आज मेरा कायद जेल से बाहर होता तो मुझे यकीन है कि वो भी इनको खराज तहसीन पेश करते। तो मैं अपने पार्टी के कायदीन की तरफ से एक ऐसे शख्सियत को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और हमें दुख है कि वो सियासत से किनारा कश हुए हैं। ये हमारे कौम व मुल्क के असासा होते हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बैठे हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि सब के दिलों में ऐसी शख्सियत के लिए बहुत बड़ा इज़्ज़त और एहतराम पाया जाता है। जनाब स्पीकर, दूसरी बात यहाँ पे जिस तरीके से और जो बात हमारी मैडम मेहर ने की है करक के इंसिडेंट के हवाले से, जुडिशल कस्टडी में जब कोई बंदा जिसकी हलाकत हो जाती है, कोई भी उसमें शहरी हो, तो लाजमी बात है कि उस पर सवालात उठते हैं। हमारे करक में 2 बंदे ऐसे थे जिन पर FIR में वो नामजद थे, एक SHO के मर्डर के केस में। फिर बाद में उन्होंने वॉलंटरीली मुकामी जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखते थे उस गांव के मशरान और एक हमारा वहाँ पे खटक इत्तेहाद एक तंजीम है, उनके मशरान के हमरा अलल इलान उनको सरेंडर किया और उनके हवाले किया 2-1 हफ्ता पहले। फिर बाद में ये कोहाट जेल से जब लेके आ रहे थे बांडा दाऊद शाह की तरफ, रास्ते में उन दोनों कैदियों की हलाकत हुई। अचानक हलाकत, जब मुसलमान कोई भी इस तरह हलाक होता है वो शहीद के दर्जे पे होता है। अचानक मौत हमेशा, अल्लाह कमी भी माफ़ फरमाए, शुहदा के ज़िम्मे में आते हैं। इस पर पूरे हमारे खटक ज़ीना के आवाम में इंतहाई शकूक व शुबहात पाए गए और इस पर काफ़ी गम व गुस्सा भी था कि ये कैसे हो सकता है कि जब जेल से अदालत की तरफ लेके जा रहे थे तो इन बंदों की इस तरीके से ये वाक़या रुनुमा हुआ। तो काफ़ी सारा इसमें आवाम जमा हुई और बहुत बड़ा एहतजाज की शक्ल इख्तियार की और 2 दिन तक एहतजाज होता रहा। और इसी दौरान मेरी और हमारे
MNA साहब की, DIG और IG से भी बात हुई, ताहम डिप्टी कमिश्नर करक ने इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया अलॉन्ग विद ADC, अलॉन्ग विद असिस्टेंट कमिश्नर, और उन्होंने पुलिस और एहतजाज करने वालों के माबैन बातचीत जारी रखी और कल इसका फैसला हुआ, क्योंकि वो लाशों को दफना नहीं रहे थे कि जब तक बात नहीं होती है। तो डिप्टी कमिश्नर करक के बयान के मुताबिक कि उन्होंने जो मुतालबात थे उनको एड्रेस कर दिया और इसी बुनियाद पर हमारे सारे जो भी एहतजाज कर रहे थे वो लाशों को लेके चले गए। मैं यहाँ पे आप लोगों की अटेंशन इस तरफ ड्रा करना चाहता हूँ कि होम डिपार्टमेंट को और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट के ज़िम्मेदारान हैं उनको बता दिया जाए कि जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर ने हमारे उधर के मुकामी मशरान से जो भी बात की है तो उसी पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि इस मसले का और इस मसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। जनाब स्पीकर, मैं आज बड़े अफसोस से बात कर रहा हूं कि 1979 से पहले हालात कुछ और थे और फिर 1979 के बाद हालात यकसर बदल गए और वक्त के साथ साथ इसमें शिद्दत भी आती गई और मुख्तलिफ इसमें हमारे मुआशरे ने अशकलात इख्तियार की। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अभी बता दूं कि पिछले दिनों कोई अजीब व गरीब से वाक़यात हो गए, जिसमें सबसे पहले एक उस्ताद के अपने शागिर्दों के साथ हमारा रिवायती अतण जो होता है उस पे इल्ज़ामात उठना शुरू हो गए और बहुत बड़ा उन्होंने इसको हवा दे दिया। फिर दूसरी शक्ल में हमारे एक SHO साहब हैं, अब्दुल अली गालिबन नाम है, कोई उसको गबर कहता है, कोई पता नहीं है क्या कहते हैं। तो उसने बयान दिया जिसमें उसने हमारे पश्तून मुआशरे की ख़वातीन को जानवर से तशबीह दी है। और फिर एक और इसी SHO साहब ने एक और बयान दिया कि शादियों में ये म्यूज़िक वगैरह ये आप नहीं कर सकते हैं, चूँकि सरेआम सोशल मीडिया पे ये बयान उनके चल रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ एक SHO के बयान नहीं है, ये एक तसलसल है, एक माइंड सेट है, एक सोच है, एक जहनीत है जो 1979 के बाद चली आ रही है और इस शिद्दत से आ गई है कि यहाँ पर अभी हमारा SHO इसमें वो बेचारे को पता नहीं है कि वो जो कह रहा है वो भला अच्छा आदमी होगा, नेक आदमी होगा, परहेजगार आदमी होगा। हम उसके शख्सियत पे या उसके अमाल पे हमारा कोई सवाल नहीं है। हॉनरेबल मेंबर साहब, रिक्वेस्ट है कुछ और मेंबर्स ने भी बात करनी हो, चूँकि नमाज का टाइम है, सब ने फिर
शाम की नमाज के लिए उठना होगा, सो काइंडली थोड़ा सा शॉर्ट करें। जनाब स्पीकर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारी चूंकि सोच, हमारी ये जो इस पश्तूनख्वा के साथ हो रहा है वो सब कुछ बदल चुका है, बिखर चुका है, और हमें ऐसी बातें सुनने का थोड़ा सा इसके लिए दिल जिगर भी होना चाहिए कि जब एक हमारा उस्ताद अतन करता है उस पर भी इतराज़ है, फिर उसके बाद इसी चौक हो इस बात पे इतराज़ है कि हमारी ख़वातीन बाज़ार में क्यों जाती है, वो जानवर हैं उनको बांध के रखो, और फिर उसके बाद HED वाला एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि आप यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में कोई इस तरीके से इवेंट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद SHO एक और बयान देता है कि शादियों में भी अगर किसी ने म्यूज़िक किया। जनाब आली, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या हमारा मुआशरा पश्तून मुआशरा है, इसमें इन सब चीज़ों की किस दर्जे पे मवानियत है, और इसका तयन क्या जो है ना हमारे इस तरीके से होंगे जिस तरीके से कुल-ए-आम हमारे यहाँ हो रहा है। अगर ये बातें सुनने के लिए आप लोग, ये हमारे जितने भी मेंबर साहिबान बैठे हैं, अगर ये उनके पास पेशेंस नहीं है तो हम बात करते ही नहीं हैं। लेकिन ये बात दिल को लगती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जनाब स्पीकर, अगर इन चीज़ों पे हम नहीं उठेंगे, हमारे मुआशरे में जितना बिगाड़ आ चुका है, हम सादा पश्तून थे पहले, हम 1979 से पहले सादा पश्तून थे। सादा पश्तून मुजाहिदीन बन गए, मुजाहिदीन से तालिबान बन गए, तालिबान से दहशतगर्द बन गए, दहशतगर्दों से अल-खवारिज बन गए, आगे और हम क्या क्या बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हम सोचेंगे। हम इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अगर इन चीज़ों पे हम नहीं सोचेंगे, आज एक अब्दुल अली बना हुआ है SHO, कल को 2 होंगे, परसों 3 होंगे, इसके चलते 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 हमारे सारे SHO वो सारे हम पे ऐसी शरीयत नाफिज करेंगे जिस शरीयत का न दीन में जिक्र न इस्लाम में जिक्र, अपनी एक शरीयत लेके आएंगे। यही चीज़ है। लेकिन हम, सवाल मेरा ये है कि आया ऐसी शरीयत अटक पार भी है या हमारे पास ही चली आ रही है। कभी हमें SHO डिक्टेट करता है, कभी हमें मुख्तलिफ किस्म के फोरम से डिक्टेट किया जा रहा है, कभी हमारा अपना डिपार्टमेंट, कैसे हमारा अपना डिपार्टमेंट लेटर लिख रहा है, क्यों, किस चीज़ पे मवानियत है। क्या ख़वातीन के कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में इवेंट्स नहीं होंगे? क्या ये सारी चीज़ें हमारे लिए लिखी हुई हैं? क्या ये सब, ये ख़वातीन को इस तरीके से एड्रेस कर रहा, जनाब स्पीकर, ये कौन सा इंसाफ है? हम तो ये शिद्दत पसंदी के कायल नहीं है। हमारा मुआशरा, पश्तून मुआशरा, इसमें अगर कोई बंदूक भी लेता है तो वो बंदूक हम इसलिए नहीं रखते थे, तलवार हम इसलिए नहीं रखते थे कि उससे हम अपने भाई का, अपने चचाजाद का, अपने तरबूर का, अपने अजीज का कत्ल करते। हमने तो उसको उन हादसात से बचने के लिए एक तदबीर, एक असबाब बनाया हुआ था। और आज हमारा बंदूक हमारे भाई, हमारे चचाजाद, हमारे तरबूर, हमारे अजीज, हर किसी के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जनाब स्पीकर, इन चीज़ों पे बात करना, इन पे सोचना, इनके लिए अमल बनाना, इसके लिए हम इधर सारे बैठे हुए। क्यों हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि शिद्दत पसंदी हमारे हर रग में बस गई है। हमारे पश्तून मुआशरे में इसकी कोई जगह नहीं है। हमारा पश्तून मुआशरा दीन भी है हमारा, और हमारा सब कुछ है। हमारे जिस पश्तून से आप पूछें, आप उससे बात करें, वो अपना हुजरा जमात, हर जगह पे यही होता है। जिसका हुजरा और जमात ना हो उसको पश्तून ही नहीं मानते, जिसकी मस्जिद ना हो। जनाब स्पीकर, आपके इसी मुल्क में हम सब बस रहे हैं, हम सब शहरी हैं इसके। लेकिन जब कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन होता है, कामयाब ऑपरेशन होता है, उसमें सिर्फ कच्चे के डाकू ही मरते हैं। कभी हमने नहीं देखा कि नकल मकानी करो, क्योंकि इधर ऑपरेशन हो रहा है। मेरे यहां जब भी ऑपरेशन होता है उसके लिए मुझे नकल मकानी करनी पड़ती है। जनाब स्पीकर, जब भी कराची में कितनी बड़ी बड़े ऑपरेशन हुए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ या जराइम पेशा लोगों के खिलाफ, मुजरिमों के खिलाफ, कितने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं। मैंने तो नहीं सुना है कि कराची वालों ने एक दिन अपना बुरी बिस्तरा उठाया हो, हैदराबाद की तरफ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो भाई? इधर ऑपरेशन हो रहा है, इसके लिए हम जा रहे हैं। ये तलख हकायक है जनाब स्पीकर।
जिन पे हम सोचना नहीं चाहते हैं। इससे हम इसलिए इन चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, ताकि मेरे जहन पे बोझ ना बने, कल को मेरे जिस्म पे भी बोझ बन जाएगा। मैं जीओआई के काबिल एहतराम मौलाना फजल रहमान साहब की असेंबली में स्पीच मैं सुन रहा था। उसमें वो फरमा रहे थे कि मेरे पास हर कौम का जरगा आया है अमन के लिए, कि मेरे पास पिछले 2-3 महीनों में या कुछ अरसे में हर कौम का जरगा आया है। बजावड़ का मेरे पास आया है, वजीरिस्तान का आया है, खैबर का आया है, तीरा का आया है, सब इलाकों से आया है, कुरम से आया है, कि वो अमन मांग रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। हम तो दाद देते हैं मौलाना साहब को कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जरगे 1980 की दहाई में भी इसके पास आते थे। उस वक्त जिक्र क्यों नहीं किया कि मेरे पास हर कौम का जरगा आता है अमन के लिए? तो 1980 की दहाई में जो जरगे जाते थे, कौम परस्त जमातों के लीडर जाते थे कि ये हमारी जंग नहीं है, पुराई जंग है, ये अमेरिका और रूस की जंग है। मैं सवाल पूछता हूं कि क्या हमें उस वक्त मौलाना साहब को यह नहीं सोचना चाहिए था कि उस क्लाशनकोव को 1980 की दहाई में मेरे मुआशरे में लाया, जो आज तक निकल नहीं रहा है। जनाब स्पीकर, ये हम इस तरीके से सोचते हैं जो हमारे लिए सूट करता है। हम पसंद के मुसलमान बन गए हैं। शराब की मुझे आदत नहीं है, उसको मैंने इस्लाम के लिए छोड़ा हुआ है। पैसों की लत पड़ी है, रोज पैसे लेता हूं, फिर दीन नहीं है कोई। मैं बेयार और मददगार इस सूबे पश्तूनख्वा में जितने भी हमारे पश्तून पड़े हैं, कोई वाली वारिस नहीं है। हम बड़े आसानी के साथ अनडिजायर्ड लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं। क्यों? कि मेरा सारा नौजवान बेरोजगार इसी तरह फिर रहा है, मेरा सारा नौजवान कोई वसाइल उसके पास नहीं है, मेरे सारे लोग गुर्बत से मर रहे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं हमेशा कहता हूं कि हम पश्तून अपनी तारीख से इल्म है, अपने कायदीन से जो हमारे गुजरे हैं उनसे बेखबर हैं। जनाब स्पीकर, हम पश्तून फिर भी इस हाल में बेगैरत नहीं है, गैरत के साथ जी रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है हमारे जहन में कि मेरे वसाइल पे मेरा पूरा इख्तियार होना चाहिए। मेरे वसाइल से पहले मेरी जरूरत पूरी की जाए, उसके बाद दूसरों की पूरी की जाए। मेरे वसाइल की जो कीमत लगाई जा रही है वो कीमत मुझे दी जाए। मेरे करक में गैस पैदा हो रही है 500%, मेरे पूरे सूबे की जरूरत 216% है। पंजाब की 1078% रिक्वायरमेंट है और उधर 134% पैदा हो रही है। उधर मसला नहीं है गैस का, मुझे मसला है गैस का। जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उस जिले को भी गैस पूरी नहीं दी हुई है। और सबसे हैरानगी की बात, शर्म की बात, अफसोस की बात कि मेरे घर घर जो लाइनें लग रही हैं वो भी मेरे रॉयल्टी के पैसों से लग रही है। जनाब स्पीकर, ये बातें सुनना वाकई दुख देता है। इसको बर्दाश्त करने के लिए, इसको सुनने के लिए ताकत चाहिए। मैं ये बात यहां पे नहीं करूंगा तो मैं कैसे अपने इलाके में जाऊंगा। मैं वाकई बता रहा हूं जनाब स्पीकर कि हम मामूली चक्रों में पड़े हुए हैं। हमने अपने मुआशरे को भी छोड़ा हुआ है, अपनी तारीख को भी छोड़ा हुआ है और अपने वसाइल पे भी बात नहीं करते हैं, और ज्यादतियां जो मेरे साथ हो रही हैं उन पे भी बात नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहां पे? जनाब स्पीकर, ये जिस तरीके से डॉक्टर अमजद साहब ने बताया है कि डॉक्टर इबाद बात कर रहा था
कि 2013 तक हमारे पश्तूनख्वा सूबे पे 150 अरब कर्जा था और 12 साल में ये 850 अरब पे पहुंचा। बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ये भी तो सोचें कि 66 सालों में आपने हमारे साथ क्या किया। इस बेचारे को तो नहीं पता, लेकिन इनके कायदीन ने हमारे साथ क्या किया। ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कभी उनसे पूछा करें कि 66 सालों में 150 अरब पे हमारे साथ कौन कौन सी ज्यादती नहीं हुई है। हम तो यहां तक आए हुए हैं कि हमारे घर से बंदा निकलता है तो हम दुआएं मांगते हैं कि वापस घर आएगा कि नहीं आएगा। आया पंजाब में इस तरह होता है? हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि पंजाब में भी ऐसा हो, सिंध में भी ऐसा हो जो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ एक ख्वाहिश, एक तमन्ना तो कर सकते हैं कि हमारे साथ भी वो सलूक हो कि हम घर से निकलें, खुशी से निकलें, कारोबार हो, रोजगार हो, कारखाने हो, खुशी हो, वसाइल हो, सब कुछ हो। जो मुझे मुयसर नहीं है और जो मुझे मुयसर है उसमें से मुझे हिस्सा नहीं देते। जनाब स्पीकर, मुझे इतना बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन का सुना कि हमारे यहाँ पे असेंबली से एक करारदाद पास हुई है। हमें किसी की अलहदगी से या किसी की हमारे सूबे बनने से कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जनाब स्पीकर, मैं जिला लक्की मरवत के आबासा खटक, शमूनी खटक से लेकर जिला करक के तमाम खटक कबाइल, फिर आगे बंगी खेल, शकरदरा, लाची, कोहाट डिस्ट्रिक्ट, गुम्बट, जंड, नौशेरा, निजामपुर, अकोड़ा, मर्दान तख्त बई से होते हुए मलखंड टॉप तक तमाम खटक कबाइल का मैं नुमाइंदा हूं। और मैं ऐसी तकसीम को बिल्कुल नहीं मानता जो बगैर जो है ना किसी उसको हमारा सारा कबीला ऐसे तकसीम के खिलाफ है जो सूबे की तकसीम हो रही है, ऐसे करारदादें पास हो रही है 16 मेंबरान पे। अगर ये वाकई ऐसा है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूं और मैं ये कहता हूं कि मेरा कबीला, मेरा खटक कबीला इस सूबे की तकसीम को किसी तौर पे नहीं मानता। आया हम कम रह गए? इधर हमारे पीपल्स पार्टी के लोगों ने और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने आपस में मिल बैठ के सूबे का बंटवारा करना चाहते हैं और हमें पता ही नहीं है क्यों, किससे पूछा है? मेरे कायद का ये क्या मेरे कायद से पूछा गया था कि ये करारदाद पास हम कर रहे हैं, सूबा अलग बना रहे हैं? जब तक मेरे कायद का इस पे आमादगी ना हो और फिर हम जाएंगे अपने कबीले में बात करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली इसको क्लियरिफाई कर दें कि क्या ऐसी कोई करारदाद यहां पे आई है, नहीं आई है, पास हुई है, नहीं पास हुई, हमें कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इसकी हम आवाज सुन रहे हैं कि यहां पे एक करारदाद इस तरह आई थी, पूछने पे बताया नहीं जा रहा। जनाब स्पीकर, हमेशा से जब भी इस सूबे पे मुश्किल वक्त आया है, हमने महसूस किया है कि हमारे मसलों को उस तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता जिस तरीके से इस सूबे के हालात होते हैं, इस सूबे के मुश्किलात होती हैं, इस सूबे के जितने भी हमारे शहरी हैं उन शहरियों के हकूक नहीं दिए जा रहे हैं। चूंकि मगरिब का वक्त है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं और मैं आपके पेशे से हेयरिंग का मशकूर हूं, लेकिन इस कुछ मेरे टॉपिक्स और भी हैं, इन पे इंशाल्लाह मैं अगले सेशन में बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।